नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टिंग फॉर लिविंग पर। और आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा इन स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, किस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए। एज अ न्यू इन्वेस्टर हमारे पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती और हमें पता ही नहीं होता कि अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, हम किस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। बहुत से लोग इस वजह से कई सारे टिप्स के जाल में फंस जाते हैं और अपना पैसा लूज़ कर देते हैं। तो इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और ये मैं अपने व्यू नहीं बता रहा हूँ, जो बड़े इन्वेस्टर हैं मार्केट के वो क्या बताते हैं इस बारे में, हम वो देखेंगे। तो वॉरेन बफेट जी का नाम आप सभी ने सुना होगा। वो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं यूएसए के। उन्होंने अपने एक किसी वीडियो में बात की थी कि आपका एक सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस होता है, आपको उसके अंदर ही रहना चाहिए। और वही सेम बात रिपीट करते हैं मोहनीश पबराय, जो कि एक वेल नोन फंड मैनेजर हैं, वो भी यूएस में ही हैं। और वो वॉरेन बफेट की बताई हुई फ़िलॉसफीज़ को फॉलो करते हुए स्टॉक पिक करते हैं और उसमें अच्छा गेन कमाते हैं और अपने फ़ंड को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो भी सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस के बारे में बहुत बात करते हैं और उस पर बहुत फोर्स करते हैं कि ये सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस आखिर है क्या, हम वो जानेंगे। एज अ न्यू इन्वेस्टर हम ये टेक्निकल वर्ड समझ ही नहीं पाते हैं कि सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या चीज़ है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही छोटे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा कि सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस होता क्या है। मान लीजिए आपके फैमिली मेम्बर में कुछ मेंबर होंगे, जैसे कि मानते हैं कि आप एक इंडिविजुअल हैं, आपके माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे, पत्नी होंगी और बच्चे भी होंगे। तो आप जो है अपने सबसे करीबी रिश्तेदार जो हैं, आपके माता पिता, भाई बहन, पत्नी और बच्चे, उनके बारे में आपको इन एंड आउट बहुत सारी चीज़ें पता रहती हैं। ऑलमोस्ट 99% चीज़ें हम बोल सकते हैं कि उनके बारे में हमें पता रहती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि आपकी माताजी के साइड का कोई दूर का रिश्तेदार या आपके पिताजी के फैमिली का कोई दूर का रिश्तेदार हो, आप भले ही उसके बारे में जानते होंगे, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो उनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो हमारा सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस है वो हमारी फैमिली के बहुत क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, जिसमें कि हमारे माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन आते हैं। उसके बाहर की चीज़ें वो हमारे सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस से बाहर आती हैं, है ना, हमारी निपुणता नहीं है उस बारे में। इसी तरीके से जब हम कंपनीज़ को पिक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस में ये कंपनी आती है या नहीं। ये बिल्कुल फंडामेंटल तरीका है कंपनी पिक करने का। अभी मैं ये नहीं बताने वाला कि किस लेवल पे इन्वेस्ट करना है, यहाँ से नीचे जाएगा या ऊपर, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल अभी बिज़नेस सेलेक्ट करने की बात कर रहे हैं कि एक क्वालिटी बिज़नेस सेलेक्ट कैसे किया जाता है ताकि वो लॉन्ग टर्म में हमें मैनी फोल्ड रिटर्न्स दे सके। तो इस बात आगे बढ़ाते हैं और स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस कैसे बनता है कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हो सकती हैं जिनके बारे में आपको बहुत थॉरो नॉलेज हो। मान लेते हैं जैसे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर एक कंपनी है, आप हो सकता है उसके फैक्ट्री में आप जॉब करते हो, तो जाहिर सी बात है आपको उसके प्रोडक्ट्स के बारे में पता होगा, कंपनी क्या लॉन्च कर रही है उसके बारे में पता होगा, मार्केट में क्या फीडबैक है प्रोडक्ट का इसके बारे में भी पता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर साबुन बनाता है तो साबुन में क्या रॉ मटेरियल डलता है, जैसे कास्टिक सोडा, परफ्यूम्स, कुछ ऑयल्स, ये बेसिक इनका इंग्रेडिएंट होते हैं। तो आपको ये मार्केट की सीजनैलिटी के बारे में भी पता होगा कि ये कास्टिक सोडा जो आता है ये कहाँ से आता है, कौन सप्लायर हैं, हम भारत में बनता है या हम इंपोर्ट करते हैं, परफ्यूम्स कहाँ से आते हैं और कंपनी का क्या प्रोसेस है। तो ये कभी कभी ऐसा होता है मार्केट्स में सीज़न के हिसाब से कि कुछ कुछ चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो उसके बारे में आपको अंदाज़ा लग जाता है ना। और उसी तरीके से बहुत सारी एफएमसीजी की कंपनियां हैं जो भारत में लिस्टेड हैं, जैसे बजाज कंज्यूमर्स है, इमामी है और डाबर है ना, और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं। तो ये भी सिमिलर प्रोडक्ट्स में डील करती हैं जो कि एचयूएल बनाता है।
तो अगर आप HUL में एम्प्लॉई हैं और आपको उसके बैकएंड का काफ़ी नॉलेज है तो आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अभी कास्टिक सोडा का रेट या परफ्यूम्स के रेट बढ़ गए हैं, तो जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट का रेट जो मार्केट में है वो सडनली तो बढ़ नहीं जाएगा, बढ़ा नहीं सकती कोई भी कंपनी। वो अपने प्रॉफिट को ही कम करती है। पहले अगर मान लीजिए किसी साबुन को बेचने में 15 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, तो अब में भी 10 रुपये या 5 रुपये तक का प्रॉफिट हो, मतलब प्रॉफिट घट जाता है, प्रॉफिट मार्जिन इम्पैक्ट होते हैं। और ये बहुत बड़ा एक साइन होता है जब मार्केट में फॉल आता है। लोग सब इन्वेस्टर्स जो हैं वो प्रॉफिट मार्जिन ही देखते हैं, लेकिन इसमें आपके पास तो इंसाइट है कि कोई रॉ मटेरियल महंगा हो गया है, तो जाहिर सी बात है उसका जो बनाने की कॉस्ट है मटेरियल वो बढ़ जाएगी और प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का वो घट जाएगा। तो इसके चलते क्या होगा, ये जो प्रॉफिट घटेगा और जो प्रॉफिट मार्जिन घटेगा, ये जो रिफ्लेक्ट होगा ये उस क्वार्टर के रिज़ल्ट में बताएगी कंपनी, और तभी ये पब्लिक की नज़र में आएगा। तो क्वार्टर होता है 3 महीने का, और 3 महीने हो जाने के बाद और एडिशनल 1 महीने बाद सबके रिज़ल्ट्स आउट होते हैं। लेकिन ये इम्पैक्ट तो 3 से 4 महीने पहले हो चुका है और प्राइस उसकी वजह से नीचे भी गिर जाएंगे, और जो नए इन्वेस्टर हैं उनको पता ही नहीं चलता कि प्राइस क्यों गिर रहा है। लेकिन अगर आप उस कंपनी में काम करते हैं तो आपको तो पहले से ही पता चल जाएगा कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है, प्रॉफिट मार्जिन कम होने वाला है, तो ये क्वार्टर का रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशन से कम ही आएगा। तो आप सही टाइम पे सही डिसीजन ले पाएंगे इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, इसी तरीके से जितनी भी FMCG कंपनियां हैं सभी हिट होंगी, क्योंकि सभी का रॉ मटेरियल सेम है। तो ये एक एग्जांपल हो गया सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का। दूसरा एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए पेंट कंपनी का लेते हैं कि आप एशियन पेंट जैसी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो अगर एशियन पेंट जो पेंट बनाता है उसका रॉ मटेरियल क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो अगर कभी भी मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती है, कच्चे तेल की प्राइस बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो कि एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं पेंट इंडस्ट्री में, उनके भी प्राइस बढ़ जाएंगे, और उनके प्राइस बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्रॉफिट कम होंगे, प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। तो आप बिल्कुल क्लियरली ये समझ सकते हैं कि कैसे शेयर्स पिक किए जाते हैं। और जब मार्केट में प्राइस गिर रहा होता है और कोई खबर नहीं होती है, किसी तरह की कोई बेकार खबर नहीं है मार्केट में, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कंपनियों के प्राइसेस गिर रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता है एज अ न्यू इन्वेस्टर ये क्यों गिर रहे हैं। हम कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाते हैं उस समय कि हम उसको परचेस कर लें। और जो बड़े इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होते हैं वो उस समय बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में एक्यूमुलेशन कर रहे होते हैं, और जब वो ये न्यूज़ बाहर आती है मार्केट में, तब लोग देखते हैं कि ये क्या हो गया, नेट मार्जिन कैसे कम हो गया, प्रॉफिट क्यों कम हो गया। और फिर कुछ नए इन्वेस्टर सोचते हैं कि अब इसमें सही टाइम है, हम इसमें इन्वेस्ट करें। तो जब बहुत सारे लोग एक साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए चलते हैं तो धीरे धीरे प्राइस बढ़ना चालू हो जाता है, और बढ़ना चालू हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, जो पहले से इन्वेस्टेड लोग हैं उनको बहुत अच्छी एग्ज़िट मिलती है ऊपर के प्राइस पर, और जो हम जैसे नए इन्वेस्टर हैं वो ऊपर के प्राइस पर फंस जाते हैं। वो ये ध्यान नहीं देते कि ऑलरेडी यहाँ नीचे के लेवल्स पे बहुत ज़्यादा ख़रीदारी हुई है, तो फिर वो ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स चुनने चाहिए अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस वाले, जिसके बारे में हमें इन एंड आउट, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% पता हो, लेकिन हम अनजान भी नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नॉर्मल कहीं जॉब कर रहे हैं और आप किसी फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं कि वो कौन से प्रोडक्ट बनाती है, कौन सी दवाइयाँ बनाती है, क्या बनाती है, उसका बिज़नेस भारत में है, US में है, अफ्रीका में है, वो कहाँ एक्सपोर्ट करती है, कहाँ से प्रोडक्ट इंपोर्ट करती है। अगर कभी यूरोपियन यूनियन ने या US FDA ने कोई
बैन कर दिया, कोई गाइडलाइन चेंज कर दी, तो उसके बिज़नेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हमें बिल्कुल खबर ही नहीं होती है। इसके बारे में पता किसको रहेगा? जो फार्मा कंपनीज़ में जॉब करता है या उनसे किसी भी तरीके से एसोसिएटेड है फार्मा बिजनेस से, तो वो इन सब चीज़ों पे उनकी नज़र रहती है, तो उनका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस हो जाएगा फार्मा। बट एज अ लेमैन हमारा सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है, जो इन सब किसी भी सेक्टर से एफिलेटेड नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हम पता नहीं लगा सकते ये सब चीज़ें। जैसे कि बात करें एफएमसीजी सेक्टर, ये सबसे सिंपल टू एनालाइज सेक्टर है और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां लिस्टेड हैं। मैंने ऐसे पेंट कंपनी का एग्जांपल दिया, एशियन पेंट का। ये भी बहुत सिंपल बिजनेस है, इसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं, और हम पुरानी एनुअल रिपोर्ट्स, क्वार्टरली रिपोर्ट्स पढ़ के भी बहुत सारी चीज़ों का प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये आगे ऐसे रिज़ल्ट आ सकते हैं, या हम करंट ट्रेंड्स देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट पे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, या जो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर हैं उनके बीच में क्या चल रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है या कम हो रही है। ये तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ये काम कर रही हैं। तो अब हम ये देखेंगे, हमने तो ये देख लिया कि हमारा सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है। तो लेट्स सपोज हमने ये डिसाइड किया कि हमारा सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है पेंट इंडस्ट्री और एफएमसीजी सेक्टर। तो अब ऐसा भी नहीं है कि एफएमसीजी सेक्टर में सभी की सभी कंपनियां अच्छी हैं या पेंट सेक्टर की सभी कंपनियां अच्छी हैं, केमिकल सेक्टर की, है ना। तो अब उसमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी ऐसी है जो काफ़ी अच्छी है और जो हमारे इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकती है आगे। तो इसके लिए हम फिर और थरो एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जिसका नाम होता है फंडामेंटल एनालिसिस। उसमें हम उसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, कैश फ्लो देखते हैं। ये बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, कुछ रेशियोज़ होते हैं जिससे हम क्विकली स्कैन कर सकते हैं कि ये कंपनी अच्छी है, हमारे पैरामीटर में फ़िट होती है कि नहीं। जैसे कि बहुत ही एक इफ़ेक्टिव रेशियो है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि कंपनी जितना पैसा लगा रही है उस पे कितने % कमा रही है। ये बहुत इजी मेट्रिक है किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को जज करने का। तो अगर हम ROCE का कंपेयर करेंगे एक इंडस्ट्री में, FMCG सेक्टर में, और हम सभी कंपनीज़ के ROCE देखेंगे, मान लीजिए किसी कंपनी का 15% होगा, किसी का 20% होगा, किसी का 25% होगा, किसी का 10% होगा, तो हम इसे आपस में ही उनको कंपेयर करेंगे। ये हमेशा जो होता है पीयर कंपैरिजन होता है। ऐसा नहीं है कि आप पेंट इंडस्ट्री के ROCE, कंपनी के ROCE को लेके FMCG के सेक्टर के कंपनी से ROCE से कंपेयर करेंगे, ऐसा नहीं। ये हम एक पीयर ग्रुप में ही कंपेयर करते हैं। तो हम एक बेसिक ROCE देख सकते हैं, या हम उसके बाद ROCE देखने के बाद हम नेट प्रॉफिट मार्जिन भी चेक कर सकते हैं कि नेट प्रॉफिट मार्जिन किसका बहुत अच्छा है, क्योंकि जिसका प्रॉफिट मार्जिन जितना अच्छा होगा इसका मतलब है कि उसकी मार्केट में कमांड है, उसकी मार्केट में मोनोपोली है, क्योंकि वो हाई प्राइस पे अपना सामान बेच रहा है, तभी उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा है। अब प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होने से बाद में अगर कभी भी कुछ एडवर्सिटी होती है मार्केट में, तो कंपनी बिना अपना प्राइस बढ़ाए अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा चंक हटा के अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकती है। मतलब उसका प्रॉफिट थोड़ा सा ही कम होगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन सेक्रीफाइस कर सकती है। लेकिन जिस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ही बहुत थिन है, वो क्या करेगी? अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई तो वो तो लॉस हो जाएगा उस कंपनी को। तो ये एक बेसिक तरीका है कि अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को जानें, फिर उसके अंदर थोड़ा सा फंडामेंटल चेक करें, ROCE चेक करें, नेट प्रॉफिट चेक करें, कंपनी के ऊपर कर्ज तो नहीं है ये चेक करें। फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में हम एक डिटेल वीडियो की सीरीज़ बनाएंगे, वो नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ में आ जाएगी। अभी के लिए टॉपिक हमारा इतना ही है कि अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को जानें। ऐसे ही आंख बंद करके, किसी से सुन के, किसी चैनल पर देख के,
किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। ये आपको श्योर है कि आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया किसी की राय लेके या कहीं से भी सुन के, न्यूज़ चैनल से या कहीं से भी, तो आप उसको जब वो गिरेगा स्टॉक किसी कारण से, तो आपको पता नहीं होगा कि ये गिर क्यों रहा है। तब आप पैनिक कर जाएंगे और आप ये समझ नहीं पाएंगे कि स्टॉक गिर क्यों रहा है, क्या मुझे रखना चाहिए या बेचना चाहिए। 90% लोग इस पैनिक की सिचुएशन में अपने स्टॉक को लॉस में बुक करते हैं और निकल जाते हैं, और जैसे ही वो लॉस बुक करते हैं वो प्राइस फिर से बढ़ने लगता है और हमें रिग्रेट होता है कि हमने क्यों बेच दिया। ये इसीलिए होता है कि हमारी एनालिसिस ही नहीं है। हमने किसी से सुन के इन्वेस्ट किया था उस स्टॉक में, हमें कुछ पता ही नहीं था उसके बारे में, उसका फंडामेंटल क्या है, कंपनी का बिज़नेस क्या है, हमें कुछ नहीं पता था। हमने बस ऐसे ही कहीं से किसी चैनल से या किसी टिप प्रोवाइडर से सुन लिया और पैसे लगा दिए, तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, हम होल्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप HUL के बारे में थरो नॉलेज रखते हैं, उसके आप इन एंड आउट सब पता है आपको, क्या बनाती है कंपनी, कैसे बेचती है, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, तो अगर आपने किसी प्राइस पर इन्वेस्ट किया है और अगर उस प्राइस से भी उसका स्टॉक प्राइस गिरने लगता है, तो आप उसमें पैनिक नहीं होंगे, आप वेट कर सकते हैं। या अगर आपके पास और स्पेयर अमाउंट होगा तो आप और आगे जाके उसमें इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपको आपकी एनालिसिस पे भरोसा है। आपने क्या जजमेंट ली है, किस बेसिस पे ली है, वो कॉन्क्रीट होना चाहिए। तो अगर आपको आपके एनालिसिस पे भरोसा है तो आप उसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। समझाने का मेरा था कि आप अपनी जिस कंपनी के बारे में आपको नॉलेज है उसमें ही इन्वेस्ट करें। नो योर सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस एंड रिमेन विद इन योर सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस। आप डिसाइड करें, स्टॉक मार्केट से 25-30 कंपनियां ऐसी पिक करें जिसके बारे में आप फंडामेंटली थरो एनालिसिस कर सकते हैं और उसमें ही इन्वेस्ट करें। हमें ज़रूरत नहीं है हज़ारों स्टॉक्स के बारे में देखने में कि किसका क्वार्टर रिजल्ट क्या रहा, कौन सी कंपनी क्यों भाग रही है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक आएंगे जाएंगे जो एक साल में 4-5 गुना हो गए, 2 गुना हो गए, 10 गुना हो गए। हमें उसके बारे में ये देख के नहीं पछताना है कि काश मैंने ये इसमें इन्वेस्ट किया होता है। हमें एक अच्छे बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है और लॉन्ग टर्म गेम खेलनी है। हमें 1 या 2 साल की गेम नहीं है, ये हमारी लॉन्ग टर्म गेम है और वेल्थ की हमने प्लानिंग करनी है। ये ऐसा नहीं है, कोई शॉर्ट टर्म चीज़ नहीं है कि आप आज आएंगे और अगले साल आपको 2-4 गुना 5 गुना पैसा मिल जाएगा। ऐसा हमें सोचना भी नहीं है, और अगर हमारी थिंकिंग ऐसी नहीं होगी तो हम इन सब ट्रैप्स में फंसेंगे भी नहीं। तो कृपया ध्यान दें, अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में ही रहें, अपनी कंपनीज चूज़ करें। 25, 30, 40, 50 कंपनियों का एक लिस्ट तैयार करें जिसके बारे में आप पता कर सकते हैं या आपको नॉलेज हो, और उसमें ही इन्वेस्ट करें जब अच्छे लेवल्स हमें दिखाई दें। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आई होगी और आगे से आप बड़े ध्यान से कंपनियां पिक करेंगे और अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।